हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या रिलेवेंट होते हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, एक्सपर्ट कौन होता है, क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है आपके एक्सपर्ट ओपिनियन की, और हम ये देखेंगे कि क्या जो ये एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है, तो जिस ग्राउंड पे वो ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, क्या वो भी रेलेवेंट होते हैं आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, स्टडी आईक्यू देता है स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्स। इस कोर्स में हम कवर अप करते हैं आपके सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, जजमेंट राइटिंग की क्लास, एसे राइटिंग की क्लास, करंट अफेयर्स और वो बाकी सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको हमारी इस पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं इनमें से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ कि एक्सपर्ट ओपिनियन सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे डिफाइंड है आपका। तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है आपका सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप जज हैं तो क्या आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको इस दुनिया में सब कुछ आता है या आपको सारी फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इजंट इट? ये तो बहुत इलॉजिकल साउंड कर रहा है कि आपको जो है सब कुछ आता हो, आपको मेडिकल फील्ड के बारे में सब कुछ आता हो, आपको बैलिस्टिक कैसे कौन से गन से शॉट हुआ है वो भी पता हो, आपको सारी चीजें पता हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे पोस्टमार्टम कैसे करना है ये आपको पता हो। तो ये सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है। आप जज हो, आपको लॉ के बारे में पता होगा, आप ये बता सकते हो कि भाई कितनी पनिशमेंट लगनी है, कितनी पनिशमेंट देनी है, क्या धारा लगेगी, ये सब तो बता सकते हो आप, क्योंकि आप जज हो, आपने लॉ की तैयारी करी है, आपने लॉ पढ़कर आए हो आप, राइट? तो ये तो बहुत इलॉजिकल साउंड करेगा कि आपसे ये उम्मीद करी जाए एज अ जज कि भाई आपको सब कुछ आता है। तो इसीलिए हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 45 में क्या बताया गया कि भाई एक्सपर्ट ओपिनियन आपके रेलेवेंट होते हैं। और ये बताया कि अगर जज या कोर्ट अगर उसको कोई ओपिनियन फॉर्म करना है किसी ऐसे मैटर पे जिसपे वो खुद एक्सपर्ट नहीं है, जिसमें उसको खुद से नॉलेज नहीं है उस फील्ड के बारे में, तो वो क्या कर सकता है, वो हेल्प ले सकता है किसी एक्सपर्ट की अपने ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके केस में, राइट? तो अ जज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव अ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग अंडर द सन। तो इसी वजह से यही एक पॉलिसी थी जिसकी वजह से हमने जो है सेक्शन 45 को आपके इनकॉर्पोरेट किया अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपर्ट क्या होता है। देखो, एक्सपर्ट क्या होता है ये तो नहीं बताया आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 45 की डेफिनेशन में बस एक वर्ड यूज किया है, स्पेशली स्किल्ड। इसके अलावा और कुछ नहीं बताया उसमें। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दे रखी है आपके कि एक्सपर्ट किसे कहोगे आप। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड रूसेल ने क्या बताया, अ पर्सन हु इज पेरिटस। इन्होंने एक वर्ड यूज किया, पेरिटस। पेरिटस का मतलब है स्पेशल स्किल्ड पर्सन। मतलब कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर मैटर में स्पेशल नॉलेज है, आप किसी पर्टिकुलर मैटर में स्पेशली स्किल्ड हो, तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा भाई आप एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे एक्सपर्ट की डेफिनेशन तो कहीं डिफाइन नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में। एक्सपर्ट क्या है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है या उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसको क्या बोलोगे आप कि भाई ये पर्सन जो है एक्सपर्ट है, राइट? तो यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन की जो बात करी गई सेक्शन 45 में आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो इन्होंने बताया कि अगर कोई ऐसा पर्सन किसी ऐसे मैटर में, कोई भी मैटर हो आपका, चाहे ये फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड हो, फॉरेन लॉ से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंडराइटिंग से रिलेटेड हो या फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड हो, इन सब में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक्सपर्ट है तो उसका ओपिनियन जो है कोर्ट लेती है अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड और एक बेस्ट जस्ट डिसीजन दे पाए केस में, राइट? तो एक्सपर्ट बताया यहाँ पे इन्होंने भी, लॉर्ड रूसेल ने भी बताया कि पेरिटस वर्ड यूज किया, इसका मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो स्पेशली स्किल्ड है, उसको हम सीधे सीधे एक्सपर्ट कह रहे हैं। नाउ सेक्शन 45 में बताया गया आपके कि ओपिनियन आपके एक्सपर्ट का रेलेवेंट होता है, और साथ में बताया कि जो पर्सन है ना, इसको हम एक्सपर्ट कब कहेंगे,
हम कब कहेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपका एक्सपर्ट कहलाने के लायक है? दो बातें होंगी, टू थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। पहला क्या है कि उसके पास स्पेशल नॉलेज है या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है। अब फॉर एग्जाम्पल स्पेशल नॉलेज है, मतलब आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आपने बहुत उसको डेप्थ में पढ़ाई कर रखी है, आपके पास डिटेल्ड नॉलेज है उस चीज की, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो भी आपको क्या कहा जाएगा? एक्सपर्ट कहा जाएगा। अब जैसे मान लो कोई सोनार है, आप उससे सोनार माइट नॉट बी सो मच लिटरेट, राइट? आप उससे सोनार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो डिग्री लेकर आएगा। तो यहाँ पे सोनार को भी एक्सपर्ट कहा जा रहा है, द रीजन बीइंग उसके पास एक्सपीरियंस है ये देखने का भाई ये सोना असली है या नकली। तो उस केस में उसको क्या कहा जाएगा? एक्सपर्ट कहा जाएगा। तो ऐसे पर्सन जो स्पेशली स्किल्ड होते हैं किसी चीज में, उसको हम क्या कहते हैं? आपका एक्सपर्ट कहते हैं। सेक्शन 45 क्या कहता है आपका? सेक्शन 45 की लैंग्वेज क्या कन्वे करती है? ये कहती है जहां पे कोर्ट को फॉर्म करना होता है कोई ओपिनियन, किन किन चीजों पे? फॉरेन लॉ पे, या तो फिर आपके साइंस पे, या फिर आर्ट पे, या फिर किसी आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग पे, या फिंगर इंप्रेशन पे। इन सब पे अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है, और इन सारी चीजों में कोर्ट आपका एक्सपर्ट नहीं है, कोर्ट को ज्यादा स्पेशल नॉलेज नहीं है इन सब चीजों में, कोर्ट आपका स्पेशली स्किल्ड नहीं है, तो ये कह रहा है द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड। तो इन सारी चीजों में जो पर्सन स्पेशली स्किल्ड है उसका ओपिनियन आपका रेलिवेंट हो जाता है सेक्शन 45 में, राइट? तो यहाँ पे पता हो गया, हमें बहुत क्लियर पता चल गया कि अगर कोई पर्सन स्पेशली स्किल्ड है इन सारी चीजों में, कोर्ट को फॉर्म करना है ओपिनियन ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन दे पाए, एक जस्ट डिसीजन दे पाए केस में, तो वो अगर कोर्ट को उसके लिए फॉर्म करना है कोई ओपिनियन, तो कोर्ट आपकी हेल्प ले सकता है एक्सपर्ट की। मूविंग अहेड, ये कहता है कि कोर्ट यहाँ पे किन किन चीजों पे आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहा है, कौन से वो मैटर्स हैं। तो पहला आपका फॉरेंसिक लॉ। अब ये फॉरेंसिक लॉ जो है आपका, फॉरेंसिक लॉ में अब देखो हम लोकल लॉ पे तो प्रिज्यूम कर सकते हैं, बट ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि फॉरेन लॉ में पता हो। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सपर्ट होगा आपका फॉरेन लॉ का, जो कोई पर्सन जो स्पेशली स्किल्ड होगा नॉलेज से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका उसके ओपिनियन को यहाँ पे सेक्शन 45 में रेलेवेंट कह देंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन। नेक्स्ट, साइंस में जहां पे मान लो आपको कोई डेट निकालनी है, कोई एज निकालनी है, इस तरीके की कोई चीजें हैं, साइंस से रिलेटेड है वो चीज, तो वहां जज को तो नहीं पता होगा, जज को तो बस लॉ आता होगा, तो वहां पे कोई पर्टिकुलर पर्सन जो स्पेशली स्किल्ड है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, साइंस में, और ये जो मैटर है ये आपका इन इंक्वायरी है, उस मैटर पे ही चर्चा हो रही है कोर्ट में। तो जहां पे कोई मैटर जो इंक्वायरी में है और कोर्ट को फॉर्म करना है ओपिनियन, तो उस केस में वो हेल्प ले सकती है आपके किसी ऐसे पर्सन से जो स्पेशली स्किल्ड है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सपर्ट, राइट? सिमिलरली इन द केस ऑफ आर्ट या हैंडराइटिंग, आपकी मान लो आइडेंटिफाई करना है कि ये हैंडराइटिंग किसकी है, तो जो एक्सपर्ट होगा, जिसको पता होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हैंडराइटिंग किसकी है, किस पर्सन की है, मैच कर रही है नहीं कर रही है प्रीवियस डॉक्यूमेंट से जो अभी कोर्ट में आए हैं, तो कोई मैटर इन इंक्वायरी चल रही है कोर्ट में, किसी इंक्वायरी पे जो है जांच पड़ताल चल रही है, उस केस में कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना है, तो वो हेल्प ले सकती है आपके पर्टिकुलर एक्सपर्ट की, जो इस डिपार्टमेंट में है, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हैं, जैसे मान लो हैंडराइटिंग के, साइंस के, डॉक्टर हो गया आपका, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? सिमिलरली इन द केस ऑफ फिंगरप्रिंट्स और इंप्रेशंस, कि मान लो ये किसका फिंगरप्रिंट है, जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं हम, ये किसका फिंगरप्रिंट है, तो इस पे तो जो पर्सन जिसको पता होगा, जिसको नॉलेज होगी, जिसको एक्सपीरियंस होगा, वही बता पाएगा। तो इन सारे पर्सन के ओपिनियंस आपके सेक्शन 45 में रेलिवेंट किए गए। मूविंग अहेड, कहता है कि सेक्शन 46 में फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। सेक्शन 46 क्या कह रहा है कि मान लो कोई फैक्ट आपका रेलिवेंट नहीं है, वैसे रेलिवेंट नहीं है, बट वो तब रेलेवेंट हो जाता है सेक्शन 46 में अगर वो सपोर्ट करता है ओपिनियन, एक्सपर्ट के ओपिनियन को, या फिर वो इनकंसिस्टेंट होता है आपके एक्सपर्ट के ओपिनियन में, तो उस केस में आपका वो पर्टिकुलर फैक्ट जो ऑल्दो वाज नॉट रेलेवेंट, बट फिर वो रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि या तो वो इनकंसिस्टेंट है आपके एक्सपर्ट ओपिनियन से, या फिर वो सपोर्ट कर रहा है आपके एक्सपर्ट के ओपिनियन को, तो वो फैक्ट आपका रेलेवेंट हो जाता है। सो एज पर द लैंग्वेज क्या कह रहा है कि फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, फैक्ट वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट हो जाता है इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट, राइट? जब वो ओपिनियन रेलिवेंट है आपका, मान लो किसी का एक्सपर्ट का ओपिनियन रेलिवेंट माना हमने, तो यहाँ पे जो उसका ओपिनियन रेलिवेंट माना, तो यहाँ पे वो जो फैक्ट है वो वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, बट वो रेलिवेंट हो जाएगा अगर वो सपोर्ट करेगा एक्सपर्ट के ओपिनियन को, या वो इनकंसिस्टेंट होगा आपके एक्सपर्ट के ओपिनियन को। ये दे रखा है आपका सेक्शन 46 में। मूविंग अहेड, ये कह रहा है कि ग्राउंड्स
जिस बेसिस पे एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन बनाया है, जो बेसिस है, जो ग्राउंड है, जिसके बेसिस पे उसने वो ओपिनियन दिया है एक्सपर्ट ने, तो क्या वो ग्राउंड भी रेलेवेंट होता है? तो एज पर सेक्शन 51 इंडियन एविडेंस एक्ट के इसमें बहुत क्लियरली कहा कि अगर एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है तो किस बेसिस पे वो ओपिनियन दे रहा है, क्या ग्राउंड था, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन तो रेलेवेंट होता ही होता है, साथ में वो ग्राउंड भी आपका रेलेवेंट हो जाता है एज पर सेक्शन 51 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बस इतनी सी बात कन्वे करी सेक्शन ने हमें कि जिस बेसिस पे, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया, अपना ओपिनियन देने से पहले एक्सपर्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो जिस बेसिस पे उसने अपना एक ओपिनियन फॉर्म किया है, तो वो बेसिस, वो ग्राउंड जिस पे उसने अपने ओपिनियन फॉर्म किया, वो भी रेलेवेंट होता है, और ये बेसिस और ये ग्राउंड भी आपके रेलेवेंट हो जाते हैं एज पर सेक्शन 51। नाउ लेट्स सी कि क्या एविडेंशियरी वैल्यू है आपके एक्सपर्ट ओपिनियन की। तो यहाँ पे कहा कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं कहेंगे हम आपके एक्सपर्ट ओपिनियन को, रादर ये जो है एक वीक टाइप का एविडेंस होता है। वीक टाइप का आपका एविडेंस होता है, इसको हम बहुत कंक्लूसिव नहीं मानते। हम इन टाइप के एविडेंसेस को, ये एक्सपर्ट ओपिनियन के एविडेंसेस को हम कंक्लूसिव नहीं मानते हैं। एट द सेम टाइम ये कहा कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द जज। अब जज ने ओपिनियन आपसे मांगी है, जज बाइंड नहीं हो गया आपके ओपिनियन से। हो सकता है जज को नहीं समझ में आ रहा हो तो वो नहीं कंसिडर करे, राइट? तो यहाँ पे बहुत क्लियरली कहा कि यहाँ पे जज आपका बाइंड नहीं है। ओपिनियन ले ली, माने ना माने वो जज की मर्जी है। तो यहाँ पे ओपिनियन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपर्ट ने ओपिनियन दे दिया तो वो अब बाइंड हो गया उस चीज से, जज बाइंड हो गया, जज को माननी ही पड़ेगी उसकी ओपिनियन, ऐसा नहीं है। नाउ दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम अपना एक्सपर्ट ओपिनियन को कंसिडर करते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो हमने बस यहाँ पे डिक्लेरेशन करी है आपकी कि कोर्ट, जो आपका एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है वो सेक्शन 45 में रेलेवेंट होता है। अब यहाँ पे हमें दो बातें क्या ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले वो जो एक्सपर्ट है वो एज अ विटनेस आए कोर्ट में और वो बताए अपना ओपिनियन, और दूसरी बात, दूसरी एडवर्स पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा राइट दिया जाए, वो क्रॉस एग्जामिन कर ले उस एक्सपर्ट को। एंड दो और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें जो है एक्सपर्ट की टेस्टिमनी रिक्वायर्ड थी। मतलब कि कोई ऐसा मैटर था, जो मैटर मैंने बताया वो 5 चीजें जो आपके सेक्शन 45 में दे रखी हैं, तो वो ऐसा मैटर था जिसमें जरूरत थी, जिसमें हमें रिक्वायर्ड था कि एक्सपर्ट की ओपिनियन हमें लेनी है। और दूसरा, जो बंदा ओपिनियन दे रहा है, जो पर्सन ओपिनियन दे रहा है कोर्ट में आके, वो उस पर्टिकुलर चीज में स्पेशली स्किल्ड होना चाहिए, either by knowledge or by experience, and that witness in question is really an expert। जो पर्सन आके एज अ विटनेस कोर्ट में ओपिनियन दे रहा है वो पर्सन आपका एक्सपर्ट होना चाहिए, राइट? तो एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो एविडेंशियरी वैल्यू में यहाँ पे इंडिपेंडेंटली आपके एक्सपर्ट ओपिनियन को नहीं माना जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस मैटर पे इंक्वायरी चल रही है, उस पे ओपिनियन लेना जरूरी था, बहुत जरूरी था, इट वाज रिक्वायर्ड। और दूसरा, जो पर्सन ओपिनियन दे रहा है वो आपका एक्सपर्ट होना चाहिए, वो स्पेशली स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, तभी उसके ओपिनियन को हम रेलेवेंट करते हैं आपके सेक्शन 45 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड वी हैव सीन कि एक्सपर्ट कौन होता है, एक्सपर्ट हम किसे कहते हैं, हमने देखा कि एक्सपर्ट का ओपिनियन कब रेलेवेंट होता है और उसके साथ क्या एविडेंशियरी वैल्यू अटैच होती है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।